नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। जैसा कि आपको सभी आदित्य सर ने बताया होगा कि हम यूपीएससी प्री के लिए जो अभी रिसेंटली 2021 में होने वाला है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हिस्ट्री आदित्य सर पढ़ाएंगे आपको, पॉलिटी अश्विनी सर पढ़ाएंगे, और जो आपकी यूनिट 7 होगी, जो आपकी यूनिट जो 7 होगी यानी विज्ञान के, जिसमें आपके विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। मैं अश्विनी तोमर, आपको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें मूलभूत सिद्धांत में आपको फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट मूलभूत सिद्धांत होंगे और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मूलभूत सिद्धांत होंगे वो आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ मैं यहाँ पे मोस्टली जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो मूलभूत सिद्धांत उठा के लाया हूँ। जैसे पहला दिया है न्यूटन के गति के नियम, सेकंड न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, थर्ड न्यूटन का शीतलन नियम, नेक्स्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम, नेक्स्ट दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया है, नेक्स्ट कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम दिया है, नेक्स्ट ओम का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, चार्ल्स का नियम, गैसों का सदिश गतिज सिद्धांत, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर सिद्धांत, दाब का नियम, यहाँ पे बल नहीं, यहाँ पे होगा जूल थॉमसन प्रभाव। क्या होगा? जूल थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट दिया बर्नौली का प्रमेय, नेक्स्ट केपलर का ग्रहगति नियम, नेक्स्ट डॉपलर का नियम, वॉयल का नियम, पास्कल का नियम, हुक का नियम, किरचॉफ का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ आवर्त सारणी। यहाँ पे मोस्टली जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो मूलभूत सिद्धांत उठा के लाया हूँ। और जो भी कुछ बच्चे भी होंगे वो हम जो बेस्ट ये वीडियो रेगुलर ही आएगी आपकी, ये वीडियो आपकी कंटिन्यू रहेगी। और जो बच्चे भी सिद्धांत हैं उनको हम अगली वीडियो में करते रहेंगे। इसमें मोस्टली 23 दिए हुए हैं, मोस्टली गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें केमिस्ट्री की भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और केमिस्ट्री की भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो हम आज न्यूटन के गति के नियम से स्टार्ट करेंगे, यानी न्यूटन की गति के नियम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे दिया है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बाबा ने बताया, न्यूटन बाबा ने 3 नियम दिए, गति विषयक के 3 नियम दिए। इन्होंने दिया न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। सेकंड ऐसे ही है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ऐसे ही थर्ड है न्यूटन के गति का तृतीय नियम।
ये न्यूटन की गति के तीनों नियम बिल्कुल बेसिक से, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ समझेंगे इसमें। जितना भी आपके पेपर में पूछा जाता है उससे थोड़ा ऊपर तक बिल्कुल हर चीज़ समझने वाले हैं इसमें। जैसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इन्होंने पहले नियम में क्या बताया? इन्होंने पहले नियम में बताया, पहले समझते हैं फिर बाद में लिखते हैं। इन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये स्थिर अवस्था में है, तो ये स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक मैं इसको उठा के यहाँ ना लाऊं, यानी मैंने कोई उठा के मैंने यहाँ ना लाऊं, तब कोई बाह्य बल कार्य न करे, तब तक ये स्थिर अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, गति अवस्था में है, तो वह गति अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इन्होंने ये बताया। इन्होंने क्या बताया? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगे। और कोई वस्तु गति अवस्था में है, वह तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य ना करे। इन्होंने ये बताया। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें साथ में नोट भी करते चलना है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गतिमान या गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर नेट बाह्य बल कार्य ना करे। तो उन्होंने क्या बताया? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य ना करे। और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह तब तक गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर नेट बाह्य बल कार्य ना करे। इन्होंने गति विषयक पहले नियम में यह बताया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल है, कोई चलती हुई बस में का ब्रेक अचानक लग जाता है तो हम आगे चले जाते हैं। कोई बस अचानक चल दे तो हमारा शरीर पीछे की ओर हो जाता है। ये एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में रज़ाई होती है, उसमें धूल कंकड़ वगैरह सब जम जाते हैं। उसको हम डंडे से क्या पीटते हैं तो उससे क्या है, वो कण निकल जाते हैं बाहर। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब ये एग्जाम्पल बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो मैं ऐसी ब्रीफली बता रहा हूँ। तो पहले नियम में इन्होंने क्या बताया? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, ये गति लिखा है,
यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य न करे। इतनी बात समझ में आई है। इसके कुछ न्यूटन के जो फर्स्ट नियम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि बल वह बाह्य कारक है। उन्होंने बताया बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यही तो न्यूटन का प्रथम नियम है। कोई वस्तु स्थिर है, उसमें बाह्य बल लगाया मैंने, क्या परिवर्तन होगी उसकी स्थिति। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, उसमें मैंने बाह्य बल लगाया तो वह स्थिर अवस्था में आ जाएगी, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यानी बल इसमें यही डिफाइन किया गया है कि बल वह बाह्य कारक है जिसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यानी पहला पॉइंट क्या बताया, यह नियम यह बताता है कि बल वह बाह्य कारक है जिसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब ये बल क्या है, तो बल को थोड़ा समझ लेते हैं। बल होता क्या है? बल वह धक्का हुआ खिंचाव है। इसकी परिभाषा सिंपल सी है, बल वह धक्का हुआ खिंचाव है जिसके द्वारा स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसको समझते कैसे? जैसे बल, यदि कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की ओर लगाया जाता है, यानी उसको हम धकेलते हैं या उसकी ओर लगाते हैं। यानी यदि कोई वस्तु को हम खींचते हैं यानी अपनी ओर लगाते हैं, तो तभी तो बोला मैंने बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे, जैसे कोई एक ब्लॉक है, इसको साइड में, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको साइड में लिखते हैं। मान लेते हैं ये एक कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, इसमें मैंने बल लगाया, ये F बल लगाया, ठीक है। यहाँ पे U0 था, यहाँ पे V कुछ 0 से बड़ा हो जाएगा। मैंने बल लगाया यहाँ पे, तो ये क्या होगी? विस्थापित हो गई। और यहाँ से मैंने कुछ बल लगाया, यहाँ से मैंने कुछ बल लगाया, तो ये मैंने इस तरफ बल लगाया, यानी धक्का दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यदि कोई ब्लॉक है, ये इसको मैं अपने आप खींच रहा हूँ इस तरफ, अपने आप यहाँ के लिए बल लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? खिंचाव हो गया। तो यही तो बल है। बल क्या है? बल वह धक्का हुआ खिंचाव है जिसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, बल वह है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने बताया, बस का अचानक रुक जाना जिससे हमारा ऊपरी भाग ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब आगे की ओर चला जाता है। बस का अचानक चल देना जिससे हमारा शरीर पीछे की ओर चला जाना। इस एग्जाम्पल से पहले एक बात और जान लेते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये जड़त्व क्या होता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण
वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी ब्रह्मावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी ब्रह्मावस्था या और गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसी जड़त्व का नियम कहते हैं। यही तो बताया हमने न्यूटन के प्रथम नियम में। क्या बताया? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसमें कोई नेट बाह्य बल कार्य ना करे। ऐसी जड़त्व के नियम में तो यही बताया। जड़त्व तो यही तो होता है कि जब कोई वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में रहना चाहिए, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करे, वही जड़त्व होता है। यानी कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी। यदि कोई जड़त्व अवस्था में गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यही जड़त्व है। जड़त्व क्या है? जो मैंने अभी बताया वही तो जड़त्व है। जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी ब्रह्मावस्था अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, वही तो क्या है? जड़त्व है। अब जड़त्व 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का जड़त्व होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का जड़त्व होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या क्या होता है? पहला होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। सेकेंड होता है गति का जड़त्व। इसके एग्जाम्पल समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो ये वर्ड आएंगे कि विराम के जड़त्व के कारण ये हो गया, गति के जड़त्व के कारण ये हो गया, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो विराम का जड़त्व हो गया, सेकेंड गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जड़त्व कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब एक एक चीज करके समझते हैं कि विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। साथ में नोट भी करते चलना है आपको रेगुलरली वीडियो मिलेंगी आपको डेली। रेगुलरली आपको फिजिक्स की जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं आपको टिप्सों में याद करा दूंगा। टिप्सों में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। विराम का जड़त्व क्या बताया? विराम का जड़त्व क्या होता है? जब वस्तु ब्रह्मावस्था में है, जब वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो उसमें विराम का जड़त्व होता है। जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में, यानी ये वस्तु रखी हुई है तो क्या ये ब्रह्मावस्था में है ना, रुकी हुई है ना, तो जो ब्रह्मावस्था में है उसमें क्या होगा? विराम का जड़त्व। यदि कोई गति अवस्था में है, कोई गति अवस्था में है तो उसमें क्या होगा? गति का जड़त्व होगा। क्या होगा? गति का जड़त्व। क्या उसमें होगा? गति का जड़त्व। इतनी बात समझ में आई कि विराम का जड़त्व क्या है और गति का जड़त्व क्या है। विराम का जड़त्व बताया मैंने। यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है या स्थिर अवस्था में है उसमें विराम जड़त्व रहेगा, ठीक है। कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसमें गति का जड़त्व रहेगा। दिशा का जड़त्व क्या है? कोई वस्तु है, दिशा में परिवर्तन हो, यानी दिशा में कोई चेंजमेंट हो तो उसमें दिशा का जड़त्व होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ जल्दी। विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है? विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण कोई वस्तु स्वयं ब्रह्मावस्था से गति अवस्था में नहीं आ सकती है। विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है? विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है? विराम के जड़त्व के कारण विराम
के जड़त्व के कारण कोई वस्तु गति अवस्था में नहीं आ सकती है। समझ में आया ना? अब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है, ये ब्रह्मावस्था में अपने आप कैसे गति अवस्था में जा सकती है जब तक इसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे। बात समझ में आ रही ना? कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में, मान लो ये ब्रह्मावस्था में, ये कब गति अवस्था में नहीं, वो कब तक, जब तक इसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक गति अवस्था में नहीं जा सकती ना। तो ये किसमें, जब तक, क्या बताया मैंने, ब्रह्म के जड़त्व के कारण कोई वस्तु गति अवस्था में नहीं जा सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बताओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके, गति के जड़त्व के बारे में। किसके? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन, हाँ मोशन। गति का जड़त्व क्या है? गति के जड़त्व में क्या है? गति के जड़त्व के कारण कोई वस्तु गति अवस्था में है, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में नहीं आ सकती है। कब तक नहीं आ सकती है? जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो क्या लिखोगे इसमें? गति के जड़त्व के कारण कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। समझ में आया? तो क्या समझा है मैंने? गति की जड़त्व क्या है? कोई गति में है वह तो क्या ब्रह्म अवस्था में नहीं आ सकती है, वही क्या है? गति का जड़त्व है। अब लास्ट है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बिल्कुल समझ लेते हैं, लेकिन इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है? आपने जब देखा होगा, जब भी आप बसों में या कारों में यात्रा करेंगे तो कभी कभी क्या होती है, मोड़ आती है, टर्न आता है, एक गाड़ी एकदम से मुड़ती है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? झुक जाते हैं। झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते हैं, उसी को बोलते हैं दिशा का जड़त्व। उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अब समझते हैं कि इसकी एग्जाम्पल, मैंने इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल यही समझते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके क्या क्या समझते हैं? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के उदाहरण। गति विषयक नियम के उदाहरण, जिसमें पहला दिया है, इस पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? बस की एक एकाएक चल देने, बस के यकाएक मतलब अचानक, अचानक चल देने या चल देने और अचानक रुक जाने पर बस यात्री का झटका, रुक जाने पर बस यात्री को झटका लगना,
पहला एग्जाम्पल इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब भी आप बस में बैठेंगे, मान लेते हैं कि बढ़िया ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो बस अभी रुकी हुई है, बस का यातायात चल देने कारण, हाँ, तो बस रुकी हुई है, आप बैठे हुए हैं और अचानक बस चल दे तो हमारा जो ऊपर वाला शरीर होता है, यानी कमर के ऊपर वाला जो शरीर होता है, अचानक कैसे क्या होता है, पीछे की ओर हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब हम बैठे हैं कुर्सी में बैठे हैं तो जो हमारा नीचे वाला धड़ है, क्या, जो हमारा नीचे वाला जो धड़ है वो क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, गति अवस्था में है। क्यों गति अवस्था में, कि जो ऊपर वाला धड़ है, मान लेते हैं ये ऊपर वाला धड़ है, ये क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, जैसे ही बस चलेगी तो जो हमारा नीचे वाला धड़ का क्या है, वो भी क्या है, साथ चल देगा। तो जो हमारा ऊपर वाला धड़ क्या है, विराम अवस्था में, विराम जड़त्व के कारण क्या होगा, ये पीछे की ओर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि जो नीचे वाला धड़ है और ऊपर वाला धड़ है, विस्थापन परिमाण के कारण क्या होता है, बैलेंस में नहीं हो पाता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, पीछे की ओर हो जाता है। ऐसे इसमें है कि अचानक रुक जाने पर बस यात्री झटका लगता है, मतलब खूब तेज़ बस जा रही है और सामने कुछ भी आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक पुश कर दिया। तो जो हमारा शरीर, ऊपर वाला शरीर है, क्या है, गति की जड़त्व के कारण क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। गति की जड़त्व के कारण क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो गति की जड़त्व मैंने क्या बताया था, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है। वही तो क्या होता है, जड़त्व का, गति का जड़त्व होता है। तो क्या ऊपर वाला धड़ क्या हमारा गति में है, बस चल रही है, ऊपर वाला शरीर क्या है, गति अवस्था में है। जब गति अवस्था में है तो क्या, जो हमारा नीचे वाला धड़ है तो क्या वो विराम के जड़त्व में है, यानी विराम में है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो क्या, ब्रेक लगेगा तो गाड़ी रुकेगी तो हमारा जो शरीर क्या, आगे ओर चला जाता है, यानी झटका वैसे भी लगता है और ऐसे भी लगता है। समझ में आई, पहला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आया ना, आई होप क्लियर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है जब हम वृक्ष से फल गिराते हैं। वृक्ष को पकड़ के हिलाते हैं तब फल गिरते हैं। हाँ, जैसे अब मान लेते हैं कि अमरूद का पेड़ है, ठीक है, उसको पकड़ के मैंने हिलाया काफ़ी तेज़। जब हिलाते हैं तो क्या हो, गिरते हैं, फल गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। जब मैंने हिलाया कस के उसको तो क्या फल गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, कि जो फल तो थे स्थिर अवस्था में थे, यानी विराम के जड़त्व में थे। अब मैंने उसमें बाह्य बल लगा दिया। बाह्य बल जब लगा दिया मैंने तो क्या उसमें मोशन आ गया तो क्या वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जब वृक्ष से फल गिराते हैं अपन, वृक्ष को पकड़ के जब हिलाएंगे अपन तब क्या उससे फल गिरेंगे। समझे। अब ऐसा नहीं कि आम का इतना बड़ा पेड़ ले लिया मैंने, आम के पेड़ को हिला नहीं पाएंगे ना, छोटा सा पेड़ होगा उसको हिला सकते हैं। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा कि गन है, ठीक है, गन को हम किसी कांच में शूट करते हैं। गन को हम किसी कांच में शूट करेंगे तो एक छेद बन के निकल जाएगा, कांच से निकल जाएगा। वहीं पे मैं पत्थर लूँ, पत्थर फेंक के मारूँ उसमें कांच में, तो क्या कांच पूरा टूट जाता है ना, पूरा बिखर जाएगा, उसमें छेद नहीं होगा, पूरा ही बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा, कि जो बंदूक की जो गोली होती है उसका क्या होता है, बेग यानी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है। तो जो कांच का संपर्क होगा, गोली का संपर्क होगा, उसमें नगन यानी बहुत ही कम समय लगेगा उसके संपर्क में, यानी वहाँ पे गई और तुरंत निकल गई। यहाँ पे मैंने पत्थर उठाया और पत्थर को मारा, तो जो हमारा बेग है वो तो गोली के बेग से बहुत कम है ना, तो जो मेरा बेग होगा पत्थर का गोली के बेग से कम है। मैंने मारा फेंक के तो
जो कांच की सतह होगी और जो मेरे पत्थर की सतह होगी वो जाके टकराएगा, तो उनके बीच समय काफ़ी ज़्यादा होगा। जब उनसे टकराएगा तो क्या होगा, छाड़ छाड़ कांच हो ही जाएगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। क्या हुआ एग्जाम्पल, कि जब हम बंदूक की गोली को कांच की खिड़की पर फायर करने पर एक स्पष्ट छिद्र बनाती हुई निकलती है, जबकि पत्थर पूरी खिड़की के कांच को तोड़ देता है। समझ में आया ना, कि जो बंदूक की गोली होती है, कोई भी खिड़की कांच हो या जो भी हो, कार का कांच हो, उसमें हम गोली दागेंगे तो क्या एक छेद बन के निकल जाएगा। जहाँ इसकी जगह मैं पत्थर मारूंगा फेंक के, तो पत्थर क्या, कांच बिखर जाएगा टूट के, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर, इतना एक समझ में आया। अब फोर्थ एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, पूछा भी जाता है। मान लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास है नहीं कुछ, होता तो बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक क्या रखो, एक कोई कार्ड वगैरह रखा मैंने, उसके ऊपर क्या रखा, सिक्का रखा। एक भरा हुआ गिलास है, मान लेते हैं, इसमें बना के देखते हैं। ये कोई भरा हुआ गिलास है, पानी का भरा हुआ गिलास है। यहाँ पे मैंने कोई कार्ड रखा है, ठीक है, ये कार्ड है कोई, ठीक है, एक मान लेते हैं कोई कार्ड, ठीक है, एक कार्ड है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक सिक्का रखा हुआ है, 10 रुपये वाला सिक्का रखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर, ये 10 रुपये वाला सिक्का रखा हुआ है। अब मैं जो ये कार्ड रखा है ना, इसको मैं एकदम से खींच लूँ, इस तरफ बल लगा के, इस तरफ मैंने एकदम से खींच लिया, तो ये सिक्का हुआ, गुरुत्व बल के कारण तुरंत क्या इसमें गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि ये सिक्का है ना, ये क्या है, विराम में है। सिक्का क्या है, ये विराम में है ना, विराम में है, और मैंने एकदम से इसको क्या खींच लिया, तो विराम की जड़त्व के कारण ये क्या यहीं पे गिर जाएगा। किससे, गुरुत्व बल से, गुरुत्व बल के कारण यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। एक एग्जाम्पल ये पूछा जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अब जब मैं न्यूटन का जो गति विषय के नियम है तीनों, ये फिनिश कर दूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने क्या समझा प्रथम नियम में, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने। यह नियम यह बताता है कि बल वह बाह्य कारक है जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, वह मैंने फिर बल को भी क्या किया, डिफाइन किया है। फिर मैं बताया कि गैलीलियो को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो मैंने जड़त्व भी बताया। जड़त्व 3 प्रकार का बताया, ब्राह्म का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। जब अगर मैं ये नहीं बताता तो फिर आगे चीज़ें क्लियर नहीं होती ना। मैंने एग्जाम्पल बताए कि जब बस का अचानक चल देना, हमारा झटका लगना शरीर को, तो उसमें क्या गति का जड़त्व भी आया, ब्राह्म का जड़त्व भी आया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई होप समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे, वो एग्जाम्पल भी मैंने क्या बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किए। अब बात करते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, इस नियम को इन्होंने बताया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर ही क्या बल कहलाती है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य यह है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पे आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, बल कहलाती है। यानी शॉर्ट में कहें F बराबर डेल P अपॉन डेल T, यानी F प्रोपोर्शनली डेल P, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं।
क्या बताया मैंने, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर ये क्या कहलाती है, बल कहलाती है। क्या कहलाती है, बल। या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की, जो संवेग परिवर्तन बल के क्या होता है, संवेग परिवर्तन क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल की दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही क्या कहलाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। यही क्या कहलाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन इसकी दिशा, बल की दिशा, मतलब इसकी जो दिशा होगी बल की दिशा में ही होगी। यानी जिस दिशा में हम बल लगाएंगे, मान लेते हैं ये कोई बॉक्स है, ये मैंने इसमें क्या लगाया, बल लगाया, तो जो बल की दिशा होगी वही संवेग परिवर्तन की ही दिशा होगी। समझ में आया ना। तो जो बल की दिशा होगी वही क्या होगी, संवेग परिवर्तन की दिशा होगी। तो मैंने क्या बताया, द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, लिख लेता हूं मैं यहां पे, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, उसी दिशा में होती है, उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल होता है। तो द्वितीय नियम क्या कहलाया, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल होता है। समझ में आया ना, बोलो, क्लियर ना बात। इसको देखो डिफाइन करते हैं, ये तो मैंने आपको ब्रीफली समझाया था। देखो, तो मान लेते हैं F कोई बल है, F बराबर डेल P अपॉन डेल T, F बराबर डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। इसको भी या F बराबर डेल P अपॉन डेल T। जो यहाँ पे P है हमारा, चूंकि P है, इसको बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू बी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। यानी संवेग बराबर होता है अपना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। क्लियर। तो हम यहाँ P की जगह क्या लिखेंगे, m इंटू बी। तो F बराबर m, इसको लिख देते हैं डेल V अपॉन डेल T लिख देते हैं। जो डेल V अपॉन डेल T होता है अपना, F बराबर m जी को देखो, क्योंकि जो डेल V अपॉन डेल T होता है वो A
यानी त्वरण, त्वरण के बराबर होता है। यानी वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर यानी वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाता है? त्वरण, यानी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो त्वरण ए बराबर जो डेल बी अपॉन डेल टी, उसको उसकी जगह क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। एफ बराबर एम इंटू ए। एक फार्मूला ये निकल के आया और एक फार्मूला ये निकल के आया, यानी ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर ना? तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि द्वितीय नियम को यह भी कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जो संवेग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसको कह सकते हैं, ये बल की परिभाषा भी देता है। समझे ना? तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। होता है कि नहीं होता है? जो बल F है किसके अनुक्रमानुपाती है? ए के, यानी त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ। यानी जो आरोपित बल है जो किसके? त्वरण के अनुक्रमानुपाती। क्यों बना देता हूं मैं? त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। एक पॉइंट ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ वो चीज़ तो याद रखनी है आपको। तो सेकंड नियम तो यही बता दिया मैंने। क्या बताया? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तो याद रखना है आपको। याद रखना, उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इसे संवेग परिवर्तन की दर भी कहते हैं। यानी जो बल होगा संवेग की परिवर्तन की दर के बराबर होगा। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इसके एग्जाम्पल, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण है, इसमें बताया जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, जो हम जब क्रिकेट खेलते हैं, जब कोई बैट्समैन क्रिकेट की बॉल में क्या लगाता है? बल लगाता है। तो जब कैच आती है तो कैच को कैसे लेते हैं अपन? कैच को हाथ पीछे की ओर, यानी हाथ पीछे की ओर करके लेते हैं। क्यों लेते हैं? यही इसका क्या है? उदाहरण है। क्यों लेते हैं? कि जैसे ही क्रिकेट की बॉल आई तो मैंने हाथ को पीछे लिया, यानी उसका संवेग को कम करने के लिए, यानी उसके वेग को कम करने के लिए पीछे को। अगर हम ऐसी कैच लेते हैं तो उसमें वेग ज़्यादा होगा तो हमारे हाथों में चोट ज़्यादा लगेगी। और अगर हम हाथ पीछे करके लेते हैं, यानी उसके वेग यदि उसके जो मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए हाथ को हम पीछे की ओर लेते हैं। ये न्यूटन के गति विषय का द्वितीय उदाहरण है। क्लियर ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब सेकेंड एग्जाम्पल, कराटे के खिलाड़ी। एग्जाम्पल लिखवाएं क्या? लिखवा देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय
अपने हाथों को पीछे की ओर, अपने हाथों को पीछे की ओर, पीछे की ओर खींच लेता है, खींच लेता है, खींच लेता है, ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके, जिससे हमारे हाथों में चोट कम लगे, जिससे हमारे हाथों में चोट कम लगे। क्लियर ना? एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल, हम छत में खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो छत में खड़े हुए हैं और हम अगर ज़मीन में कूदते हैं, किसमें? ज़मीन में कूदते हैं, मान लेते हैं ज़मीन में कूदेंगे, यदि ज़मीन क्या हुआ, मजबूत हुई, यानी ठोस हुई, मतलब फर्श में कूदेंगे तो हमारे पैरों में चोट लगेगी। और उस फर्श की जगह यदि रेत डली हो, मुलायम गद्दे डले हों, तो वहाँ पे चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये रेत डली है, ठीक है, जैसे ही मैंने जंप मारा तो मेरे पैर क्या इसमें धंस जाएंगे, इसमें यानी वेग को कम कर देंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, फर्श डला है, यहाँ पे मैंने कूदा, फिर चोट मेरे पैरों में ही लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वहाँ ठोस है, ठीक है ना। तो ये फर्श या कोई मुलायम चीज़ हो तुम्हारे वेग को क्या कर देती है, कम कर देती है, यानी संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको कम कर देती है, ठीक है ना। समझ में आया ना बात? ये समझ में आ गई होगी। लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। क्या लिखवा देते हैं? रेत या मुलायम फर्श पर गिरने से पक्के फर्श पर गिरने की अपेक्षा कम चोट लगती है, समझ में आई ना चीज़? सेकंड एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसे थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? कराटे के खिलाड़ी हाथ में प्रहार से एक ही झटके में बर्फ़ की सिल्ली तोड़ देते हैं। जो कराटे खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा ऐसी बर्फ़ की सिल्ली रखे रहते हैं। कराटे वाले क्या होते हैं, इसको बीच से तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि जो बर्फ़ की सिल्ली होती है उसमें संवेग में परिवर्तन करते हैं अपन, यानी उसकी सिल्ली को बीच से तोड़ देते हैं। समझ में आया ना? अब बात करेंगे थर्ड लॉ, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इसमें क्या बताया इन्होंने? इसमें इन्होंने बताया जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर कोई बल लगाती है, इसमें बताया इन्होंने जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यानी समझ में आया ना क्या? यानी कोई पहली वस्तु है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यानी मान लेते हैं जैसे कोई वस्तु है, ये बी वस्तु है, मैंने इस पर बल लगाया FAB, और इसने भी क्या लगाया, एक FBA।
ठीक है। तो यानी जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी और दूसरी वस्तु भी क्या पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, यानी इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। समझ में आया ना। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। थर्ड लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, अपन लिखते हैं जब एक वस्तु, ये समझ में, इसको रेज करते हैं, इसको लिखना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिखो इसमें क्या लिखना है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। बोलो समझ में आई बात। यानी पहली वस्तु जितना बल लगाएगी दूसरी वस्तु ही उतना ही बल लगाएगी, यानी दोनों के परिमाण तो समान होंगे। यानी यहाँ पे चीज लिखना है, क्या लिखना है, दोनों के परिमाण तो समान होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगी, लेकिन दिशा विपरीत होगी। ये तृतीय नियम है। इसको यानी पहले समझ लेते हैं क्या है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर ही क्या लगाती है, उतना ही बल लगाती है। दोनों के परिमाण तो समान होंगे, यानी दोनों के जो क्या होंगे, बल तो समान होंगे लेकिन उनकी दिशा विपरीत होगी। यानी मैंने इस पे बल लगाया, इसकी दिशा क्या है, इस दिशा में बल लगाया मैंने, बट ये है कोई, मैंने इसमें बल लगाया तो इसकी दिशा क्या है, लेकिन समान परिमाण का लगा रहे हैं हम। यानी जिस पे मतलब यहाँ पे मैंने मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, इस दिशा में लगाया, ठीक है, बट मैंने यहाँ से भी क्या लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, बट इस दिशा में लगाया। दिशा का डिफरेंस रहेगा लेकिन बल का परिमाण समान ही रहेगा। समझ में आई बात। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, मैंने अभी यहाँ पे ब्लॉक बनाया था ना, एक ए कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई बी ब्लॉक है, ठीक है। यानी मान लेते ब्लॉक क्या है, ए कोई ए वस्तु है और बी वस्तु है, यहाँ पे कोई यहाँ पे बल लगा रहा है, और ये यहाँ से बल लगा रहा है। यानी एफ ए बी है, ये एफ ए बी, यहाँ से एफ बी। देखो बल परिमाण में समान है बट दिशा में क्या होंगे, ये विपरीत होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, तभी माइनस चिन्ह आ गया ये, ठीक है। ये माइनस चिन्ह इसलिए आया कि यहाँ पे ये माइनस चिन्ह दिशा को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लिख लेना, दिशा को बता रहा है, दिशा को डिनोट कर रहा है। जो यहाँ पे जो बल है, ये जो माइनस चिन्ह है,
किसको डिनोट कर रहा है? दिशा को डिनोट कर रहा है। समझ में आई ना बात? बोलो, इतनी बात समझ में आई ना? तो न्यूटन जो थर्ड लॉ है क्या बताता है वो? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही पहली वस्तु पर बल लगाएगी। परिमाण में समान बल होगा लेकिन दिशा उनकी विपरीत होगी। बोलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्रतीक, मैंने लिखवा भी दिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। लिख लेना यहाँ पे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है यानी कहने का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया। यानी मैंने 5 न्यूटन इस पर बल लगाया, मान लेते हैं मैंने एक थप्पड़ 5 न्यूटन किसी पर लगाया तो वो भी तो मेरे को 5 न्यूटन लगाएगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो थप्पड़ वाला मामला है। बट मैंने मान लेते हैं ये पेन है, मैंने इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया ना, तो ये भी क्या होगी? 5 न्यूटन का बल लगाएगी। मान लेते हैं ये बोर्ड है, मैंने इसमें 10 न्यूटन का बल लगाया तो वो भी क्या 10 न्यूटन का बल मेरे पे लगाएगा। क्लियर ना? इसी को बोलेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, वो जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछता है। एग्जाम्पल, तैराक का तैरना। कोई तैराक है, तैरता कैसे है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार तैरता है। क्यों, कैसे तैरता है? क्योंकि वो क्या करता है? पानी को क्या खींचता है ना ऐसे, तो क्या कर रहा है? वो क्रिया कर रहा है, और जो पानी होता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यानी पानी प्रतिक्रिया काम करता है, इसलिए वो क्या कर पाता है? तैर पाता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल क्या हुआ? तैराक का तैरना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मनुष्य का जमीन पर चलना। कैसे चल पाता है मनुष्य जमीन पे? क्योंकि वो क्या करता है? बल लगाता है आगे, यानी क्रिया करता है, यानी आगे चलने की कोशिश करता है, वो क्या क्रिया करता है, और जमीन भी क्या उतना ही बल उस पर यानी शरीर पे लगाती है, जिससे हम क्या कर पाते हैं? जमीन पे चल पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, क्या दूसरा लिखे ना, जमीन पर चलना। तीसरा एग्जाम्पल, किनारे पर, किनारे कौन से किनारे? नदी के किनारे, नदी के किनारे नाव से बाहर आना। कोई नाव है किनारे पर खड़ी हुई है, हमको बाहर आना है, तो क्या करेंगे? अपन ऐसे तो उतरते हैं आगे की ओर करके, यानी मैंने क्रिया की, यानी बल लगाया मैंने नाव के ऊपर, तो नाव भी क्या उतना ही बल लगाएगी, जिससे हम क्या कर जाते हैं? आगे चले जाते हैं। तो याद रखना, नदी के किनारे नाव से बाहर आना। चौथा याद रखना है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, और गोली बंदूक पर भी क्या पीछे की ओर बल लगाती है। मैंने देखा हुआ आपने, मैंने कोई बंदूक तानी, ठीक है, मैंने गोली मारी, तो जो बंदूक होगा गोली पे बल लगाएगा, वो क्या होगा? क्रिया। जो मैंने बंदूक से गोली पे बल लगाया वो क्या है? क्रिया है। बट जो गोली से बंदूक पर बल लगेगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। तभी तो देखा होगा आपने कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक में झटका लगता है, तेजी से झटका लगता है ना, तो इसलिए जो बंदूक चलाते हैं वो कंधे पे रख के चलाते हैं। किसमें? कंधे का सहारा लेते हैं कि क्योंकि ज़्यादा तेज झटका ना लगे या यहाँ वहाँ ना लगे। समझ में है ना? तो बंदूक
से गोली का निकलना, ये एग्जाम्पल हो गया एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं। इतनी बात समझ में आई ना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, रॉकेट की गति, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है, ये प्रीवियस है में पूछा भी गया है। रॉकेट की गति, रॉकेट कैसे काम करता है? रॉकेट अपने आप थोड़ा चला जाता है ऊपर। रॉकेट जो होता है, रॉकेट देखा होगा आपने, जो अभी चंद्रयान गया होगा वो तो देखा होगा आपने। जो रॉकेट है उससे जो बहुत तेज़ी से गैस निकलती हैं नीचे की ओर, वो क्या करती हैं, ज़मीन में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, यानी नीचे की ओर बल लगाती हैं। तो ज़मीन में भी क्या उतना ही बल लगाती है, यानी वो प्रतिक्रिया का काम कर, ज़मीन क्या कर रही है, प्रतिक्रिया का काम कर रही है। और रॉकेट की जो गैसें निकल रही हैं वो क्रिया का काम कर रही हैं, यानी क्रिया उसकी विपरीत प्रतिक्रिया, इसी वजह से क्या रॉकेट ऊपर जाता है। समझ आना। रॉकेट की गति। 6 नंबर है 6 नंबर है कुएं से पानी निकालते समय रस्सी का टूट जाना और मनुष्य का जमीन पर गिर जाना। जब हम देखते हैं, नोट कर लेना, साथ साथ में नोट करते भी चलना है। समझो क्या है कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, भरी हुई बाल्टी निकालते हैं और अचानक रस्सी टूट जाती है तो क्या करते हैं, हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये किसके कारण गिरते हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण गिरते हैं। समझ में आई ना बात? बोलो समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? तो ये हमारे क्या हो गए हैं, न्यूटन के तीनों लॉ हो गए हैं। इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आएगी। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था? पहले तो मैंने ये डिस्कस किया, कुछ इम्पोर्टेंट है, मोस्टली इन्हीं से पूछा जाता है, और जो बचे भी होंगे वो हम क्या अगली वीडियो में, या जो वीडियो हमारी तो लगातार आएंगी उसमें हम करा देंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कुछ छूट गया हो इनमें से, तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे पहले ही दिया है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। सभी जड़त्व मैंने डिफाइन किए हैं, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बक्स का एकाएक रुक जाना या अचानक चल देना। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट, न्यूटन का द्वितीय नियम, मैंने न्यूटन का गति का द्वितीय नियम भी समझाया। क्या बताया? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यानी F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी या F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। मैंने P क्या है? संवेग है, M इंटू बी है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो मैंने क्या लिखा? P की जगह क्या लिख दिया? M इंटू डेल बी अपॉन डेल टी। तो जहाँ डेल बी अपॉन डेल टी क्या है? त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो F बराबर M है। यहाँ से कितने फार्मूले निकले? एक तो ये फार्मूला निकला, एक ये फार्मूला निकला। ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्या बताया? न्यूटन गति नियम द्वितीय नियम के उदाहरण भी बताए। क्या बताया? क्रिकेट की गेंद कैच को हम क्या करते हैं? हाथ पीछे करके लेते हैं और रेत या मुलायम फर्श पर गिरते हैं तो क्या चोट हमें कम लगती है। नेक्स्ट क्या बताया? थर्ड लॉ बताया मैंने, जब कोई वस्तु पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही क्या लगाती है? बल लगाती है। यह बल परिमाण में समान होने चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए। क्लियर? इसको प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है।
यानी से क्रिया, इसको एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे, इसको ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पसंद आया अगर वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।